इतना केयरलेसली हैंडल कर रहे हैं कस्टमर्स को, मतलब क्या ही बताएं। इतने ज़्यादा गाड़ी वहाँ पे ऑलरेडी सर्विस के लिए आ गए, फिर भी वो लोग गाड़ी बेच रहे हैं, क्या बेसिस पे पता नहीं। मुस्कुराने की वजह ये है, एक्चुअली मैं नियर टू डेथ जैसा सिचुएशन फेस कर चुका हूँ, तो ये वीडियो कहीं नहीं पहुँचेगा। आप लोग इसको शेयर करो और कोई लेने का सजेशन सोच रहा है ना, उसको ये प्लीज़ एक बार ये वीडियो दिखा दो। नॉट ऑफ वॉट क्वेश्चन है, 10 में से रेटिंग मैं इसको, जैसे कि ये गाड़ी नंबर 1 है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन दिस क्रूज और आई होप आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। और फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो वीडियो है पूरी की पूरी बेस्ड रिवोल्ट पे। और ना सिर्फ आज हम रिवोल्ट का राइड करेंगे, इसके बारे में जानेंगे, बल्कि आज एक बहुत ही जेन्युइन ऑनेस्ट फीडबैक होगा रिवोल्ट का, रिवोल्ट के ओनर के साथ। आज पूरी की पूरी जो वीडियो होगी टोटली बेस्ड होगी ओनर्स फीडबैक पे, और जहां पर जो ओनर का क्या फीडबैक है इस बाइक के बारे में, उस बारे में हम बात करेंगे। और जो ओनर है बाइक के, वो इसको अभी तक चला चुके हैं 2000 प्लस किलोमीटर 2 महीने के अंदर में। और हालांकि बाइक इनके पास 3 महीने से है, लेकिन चलाया इन्होंने 2 महीने, 1 महीने कहाँ रही बाइक, उस बारे में भी हम प्रॉपर बात करेंगे। और उन्होंने मुझे अप्रोच किया था रिवोल्ट के ही शोरूम में, क्योंकि वो चाहते थे एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो इस बाइक के बारे में एक ऑनेस्ट फीडबैक रख सके, जिससे कि ना सिर्फ वो, बाकी जो लोग भी रिवोल्ट फ्यूचर में लेना चाहते हैं या रिवोल्ट यूज़ कर रहे हैं बाइक, वो सब इस बाइक के बारे में एक जेन्युइन फीडबैक जान सके और डिसाइड कर सके, एक डिसीजन ले सके कि यार ये बाइक हमें फ्यूचर के लिए लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, और क्या दूसरा कोई ऑप्शन देखना चाहिए, या रिवोल्ट में ही कुछ और इम्प्रूवमेंट होके रिवोल्ट बाइक और बेटर आ सके। तो इन सब तमाम चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और कवर करने वाले हैं रिवोल्ट का एक बहुत ही जेन्युइन और ऑनेस्ट फीडबैक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहूँगा, बहुत बहुत थैंक्स। मेरी रिक्वेस्ट पे आपने ये वीडियो बनाया, इतनी दूर आके इतना टाइम आपका इन्वेस्ट करके, थैंक यू सो मच। सो यू आर मोस्ट वेलकम इम्तियाज़ भाई, थैंक यू सो मच आपको भी चैनल पे आने के लिए, देसी क्रूज में। और सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन होगा आपसे ये है कि इतनी सारी बाइक्स अवेलेबल हैं, स्कूटीज अवेलेबल हैं, तो वाई रिवोल्ट, सिर्फ रिवोल्ट पे ही क्यों गए आप? जैसे कि आप जानते हैं मेरी हाइट मेन प्रॉब्लम है, हाइट। मैंने एक्चुअली रिवोल्ट लेने से पहले 2-3 बाइक्स का सोचा था, लेकिन एक्टिवा ज़्यादा चला चुका हूँ। 3 इयर्स तक एक्टिवा कंटिन्यूसली चलाया हूँ, सारे मॉडल चलाए हैं, 3G 2G और जो HT, और जो नॉर्मल पहले जो एक्टिवा आया करती थी, फादर के पास थी, वही चलाता था। उसका जो कंफर्ट था, मतलब ब्रेक्स और क्लच का जो अपने को फ्रस्ट्रेशन होता है ना, ये अपना हैदराबाद का जो ट्रैफिक रहता है, रहा तो खुला रोड, एकदम ओपन रोड फ्री रहता है, नहीं बोले तो इतना ट्रैफिक रहता है कि एज टू एज ट्रैफिक रहता है। अपन थोड़ा सा जाएंगे फिर रुक जाएंगे, जिसमें क्लच अगर कहीं हाइट्स और लो से बहुत ज़्यादा पहाड़ी एरिया लगता है अपने को, तो वहाँ पे अपन क्लच जब तक छोड़ते हैं, गाड़ी को रेस देंगे, गाड़ी पीछे हट जाती है। उधर के अपन ब्रेक रहेगा, ब्रेक दबाएंगे और रेस देंगे तो आगे चली जाती है गाड़ी। वो बहुत ज़्यादा मेरे को कंफर्टेबल रखता था। मैं डेली का मेरा 100 या 90 किलोमीटर्स तो पक्का है, इससे कम तो नहीं फिरता। अगर नहीं फिरना है तो मैं तो बिल्कुल ही नहीं फिरता, फिर अगर फिर रहा हूँ तो 80-90 तो कंपलसरी, क्योंकि मेरा डेली कम्यूट टू वर्क भी 40 से प्लस ही जाता है। तो वो सब सोच के मैंने कहा इलेक्ट्रिक बाइक आई है और इतने अच्छे पॉजिटिव फीडबैक्स हैं यूट्यूबर्स के, तो मैंने ठीक है चल के देखते हैं। और मेन चीज़ क्या थी, मैंने इसका जो टेस्ट राइड रहता है वो भी नहीं लिया, मेरे भाई लिए थे, मेरे साथ भाई आए थे, उन लोगों ने टेस्ट राइड लिया, उन लोग को अच्छी लगी। बगैर टेस्ट राइड के मैंने ये गाड़ी पे भरोसा किया और गाड़ी ले लिया। लेकिन लेने के बाद में जो फर्स्ट डे से जो मेरे को प्रॉब्लम्स आ रही है, बुकिंग से, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द बुकिंग जो प्रॉब्लम आ रही है, जब तक मेरे को गाड़ी हैंडओवर जो किया, उसके बाद में जो सर्विस रही, फर्स्ट सर्विसिंग, उसके बाद में जो प्रॉब्लम्स आई, सब बताएंगे आगे वीडियो में। ओके, तो पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो जब आपने बाइक लिया तो इसमें सबसे अच्छी बात क्या लगी, और किस चीज़ से आप हैप्पी हैं कि हाँ यार ये बाइक में ये चीज़ तो बहुत बढ़िया है? आपने अच्छा किया पॉजिटिव पहले पूछ लिया, क्योंकि इसमें पॉजिटिव बहुत कम है, नेगेटिव ज़्यादा है। तो पॉजिटिव पहले बता देते हैं। सब में पहले आप जो जैसे गाड़ी पे नज़र डालेंगे तो इसके लुक्स बहुत औसम है, बहुत स्पोर्टी लुक्स औसम है। और उसके बाद में आप सेकेंड थिंग शायद से कोई देख पाएगा, लाइट, इसकी जो लाइट है ना, डे हो या नाइट हो, बहुत बेहतरीन लाइट है, बहुत ज़्यादा अपने को हेल्पफुल रखती है। क्योंकि मैं एक्टिवा चला चुका था, मेरे को वो लाइट का बहुत ज़्यादा कमी खेलता था। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाएंगे अपन शॉक ऑब्जर्वर पे। पहले का जो शॉक ऑब्जर्वर था वो थोड़ा सा पतला था, अभी जो लगाया है, मैंने पहले का तो नहीं चलाया, मगर ये बहुत ज़्यादा कंफर्ट रहता है। थर्ड, अपने को जो टायर ग्रिप्स हैं, बहुत ज़्यादा बेहतरीन टायर्स हैं। इसमें अगर ज़ीरो भी हो जाता है ना हवा, फिर भी अपने को मतलब थोड़ा गाड़ी यहाँ वहाँ हिलेगा,
अनकंफर्टेबल रहेगा, लेकिन पैर जो है बैठ नहीं जाता एकदम स्पॉट पे। एक्टिवा जो चलाता था, थोड़ा सा भी हवा कम हो गया तो गाड़ी एकदम रुक जाती थी, चलाना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता था। और 2-3 चीज़ हैं, बाद में अगर जैसे याद आया तो बोलूँगा, क्योंकि अभी तो नेगेटिव ही ज़्यादा घूम रहा है माइंड में। ओके तो ये बाइक आपने जैसा बोला आपने 3 महीने पहले ली थी और चलाया आपने 2 महीने, तो स्टोरी ज़रूर कोई ज़बरदस्त होगी इसके पीछे। और सबसे पहले आपने कितने में लिया इस बाइक को, कितना प्राइस आपने पे किया ऑन रोड हैदराबाद में, और इसके साथ साथ आप ये कहानी भी ज़रूर बताओ कि ओनर आप इसके 3 महीने से हो, लेकिन आप बोल रहे हो कि सिर्फ 2 महीने ही चलाया, तो 1 महीने कहाँ रही है बाइक, किसी और के हाथ में? ऑन रोड प्राइस वैसा इसका कुछ है, मतलब फ्लक्चुएशन होता रहता है। मेरे को प्राइस दिया मैं वो बोलता हूँ। बुकिंग अमाउंट था मेरा 20,000, जो बुक करने के बाद में 7 मंथ्स फिर से बताना चाहता हूँ, 7 से 8 महीने लगे मेरे को गाड़ी ये लोग ने देने के लिए। उसके बाद जब गाड़ी दिया तब मेरे से लिए गए थे अराउंड 20,000 वो सेम अमाउंट। और उसके बाद में एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया था, और वो हेल्थ इंश्योरेंस 7,000 का था। वो किस लिए लिया क्या है वो भी बताएंगे। प्लस उसके बाद में जो है ना, मेरे को EMI के साथ अभी जो मेरे जेब से जा रहे हैं, मैंने कैलकुलेशन किया था, मेरे को 172 पड़ रही है गाड़ी, 1,70,000 प्लस पड़ रही है। और जो सब्सिडी निकालने के बाद अगर सब्सिडी मिला लेते हैं तो 2,20,000 होती है, 2,20,000 हो जाएगा। 48,000 सेंट्रल फेम टू सब्सिडी मिलती है अपने को, तो उसके बेस पे मेरे को अभी ये गाड़ी 172 पड़ रही। कलर का चॉइस क्या था आपका, यही था या फिर कोई और था? एक्चुअली मेरे को ऐसा कुछ नहीं था कि कलर चॉइस, लेकिन वहाँ पे शोरूम पे जाने के बाद में मैं तो डेफिनेटली ये फिक्स हो गया, जो कलर की चॉइस अवेलेबल रहेगी वो दे दीजिए। क्योंकि अगर अपन गाड़ी वहाँ पे जाके वाइट चाहिए अगर ऐसा पूछते हैं ना, तो वो बोलेंगे सॉरी सर वाइट नहीं है ब्लैक है, ब्लैक पूछेंगे तो ब्लैक नहीं है रेड है, रेड पूछेंगे तो गाड़ी ही नहीं है। 1 से 2 महीने 3 महीने आपको यही बोलने में चले जाते हैं कि अपन जो पूछते हैं ना वो नहीं रहता। वो लोग को शायद से ये ट्रेनिंग दी जा रही है या क्या पता नहीं, जो कस्टमर पूछा उसका आंसर नो में ही दे रहे वो लोग। तो इसके लिए मैं बोला जो गाड़ी अवेलेबल है वो दे दीजिए। कोई ऐसा फिक्स कलर नहीं था। हाँ प्लस जब बुकिंग की जाती है, जब वहाँ पे कलर पूछा जाता था तो मैंने रेडी क्लिक किया था, तो वो लोग ने दिया रेडी, बट 7 महीने के बाद। ओके तो आपने इतनी सारी बातें तो बता दी इम्तियाज़ भाई। अब ये भी देख लेते हैं कि आपने जो मुझे अप्रोच किया कि मैं वो चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि मतलब बाकी लोगों को भी हेल्पफुल हो और बाकी लोगों को भी हेल्प मिले। तो एक तो इसमें आपकी ये बात आ जाती है कि 2 महीने का आपके पास में एक्सपीरियंस है इस बाइक को राइड करने का, जबकि 3 महीने से है आपके पास। तो एक ये कहानी, और दूसरी कि क्या प्रॉब्लम है और क्या चीज़ें हैं जो कि इश्यूज़ जो कि आप रेस करना चाहते हैं देसी क्रूज़ के चैनल पे, और आप बताना चाहते हैं जिससे कि लोग थोड़े से बी अवेयर रहें और उसके बाद जो है इस बाइक के लिए डिसीजन लें। तो 3 महीने का सीन ये है, जब मेरे को ये गाड़ी दी गई थी विदाउट चार्जर दी गई थी, तो 1 महीने तो मेरा वैसा चलेगा विदाउट चार्जर, राइट। मतलब नई बाइक मिली और चार्जर नई बाइक मिली, चार्जर नहीं दिया। क्यों बोले तो चार्जर अवेलेबल नहीं है, और बहुत से चीज़ें हैं जैसे इसकी एक्सेसरीज हैं। अभी ये गाड़ी 3 महीने हो गई है, नंबर प्लेट आ गया है, अभी इसका जो कवर होता है ना ऊपर लगाने वाला कवर, वो पेंडिंग है। मेरा ऑलरेडी 5 EMI मैंने बन चुका हूँ ऑन टाइम, कभी डिले नहीं किया। शायद से मेरे को 6वां जो EMI रहता ना, वो बनने के बाद में वो लोग कवर देंगे, क्योंकि अपन EMI पे गाड़ी लिए हैं, तो वो लोग भी सारे पार्ट्स EMI के जैसे एक के बाद एक दे रहे हैं। क्योंकि आप देखिए 1 मंथ के बाद मेरे को गाड़ी देने के बाद 1 मंथ तक चार्जर नहीं था। चार्जर जिस दिन दिया उन लोगों ने, चार्जर पे 2 वायर आती है, एक सॉकेट को लगता है, एक अपने बाइक को लगता है। जो वायर सॉकेट से जो आता है ना चार्जर को लगने का ला, वो 3 दिन के बाद में दिया। मतलब पहले जो चार्जर रहता है वो भी हाफ दिया, वायर जो है केबल जो है 3 दिन बाद मेरे को मिला। मतलब ऐसा है ये परेशानी। और जो सीट कवर है वो भी मैंने 1 या 2 महीने बाद में मेरे को मिला, उसके बाद में डलाया हूँ सीट कवर। और जो जैसे कि बताया कवर अभी पेंडिंग है, और जो चार्जर बैग था वो तो 1 दिन में ही फट गया, जिसमें चार्जर डालने के बाद। क्वालिटी कोई भी पार्ट का बहुत घटिया है, चीप है, मतलब स्कैम, जैसे मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, स्कैम ही है। इसके लिए आपको जितना ज़्यादा मैं ब्रीफ करना चाहूँ कर सकता हूँ, और इसके लिए नेगेटिव पॉइंट्स बोलते बोलते मतलब अपन थक जाएंगे, लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स ख़त्म नहीं होंगे। मेन चीज़ आती है सर्विस में। सर्विस में क्या प्रॉब्लम आता है, मतलब अगर आपके पास कोई भी असेंबली का अगर स्क्रू भी अगर गुम जाए या कुछ भी हो जाए, तो वो लोग आपका पूरा असेंबली चेंज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल, मेरा जब ये गाड़ी लिया था मैं, तो एक्सीडेंट हो गया था ये गाड़ी एक्सीडेंट होने के बाद ये जो प्लास्टिक का ये रहता ना, सिर्फ ये ब्रेक हुआ था। मैं ऑन द स्पॉट गया, क्योंकि अभी ये गाड़ी इलेक्ट्रिक है और बारिश का मौसम चल रहा था। बारिश का पानी अगर अंदर जाता और उसकी वजह से अगर वो वारंटी एक्सपायरी हो जाती, क्योंकि 6 साल का है और बैटरी का इशू हो जाता, इस डर से मैं जाके ये गाड़ी पहले उनको दिया। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ, मतलब 9 बजे ऐसा एक्सीडेंट हुआ, 9:30 तक मैं शोरूम पे था।
लेकिन वो लोग को ये गाड़ी मेरे को देने में 1 महीना लगा। इसी वजह से मैं गाड़ी मेरे पास 3 महीना पुराना रहने के बावजूद मैं सिर्फ 2 महीना चला चुका हूँ। 1 महीना गाड़ी उन्हीं के पास था। ओके, तो इतनी सारी बातें आपने बताई कि जब आपने बाइक की डिलीवरी ली और उस समय से लेके आपको मतलब उसमें चार्जर ही नहीं मिला था। ये बड़ा बहुत स्ट्रेंथ सी बात है कि चार्जर नहीं दिया था। और मैंने मतलब अभी तक तो नहीं देखा कि ऐसा हुआ, लेकिन अगर हुआ तो रियली ये चीज़, क्योंकि टोटली जो बैकबोन है जो इलेक्ट्रिक बाइक का वो चार्जर ही होता है। चार्जर इट्स लाइक फ्यूल, और अगर पेट्रोल ही नहीं है तो चलाने का मतलब क्या है? या तो शोरूम में रहे, आपके घर पे रहे, यूज़ तो कुछ भी नहीं होने वाला है। इसके अलावा और क्या, अगर आप और भी अगर कोई जो न्यू बायर हैं या जो एग्जिस्टिंग जो भी लोग यूज़ कर रहे हैं उनके लिए और क्या बोलना चाहोगे आप? अभी तो मैं बिग नो बोलूँगा, क्योंकि अगर स्कैम में आपको फंसने का शौक़ है, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे स्कैम हो चुके हैं और आपको इसको मतलब नहीं है, आपके पास 2-3 लाख पड़े हैं, पैसा बहुत है इन्वेस्ट करने के लिए, ले सकते हैं। ये एक्चुअली आप ऐसा सोच के लीजिए कि एंटीक गाड़ी जो होती है ना, जिसको मतलब ऐसा शो पीस के लिए रखना होता है, तो अब यह गाड़ी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्राइमरी बाइक के लिए अगर आपको ये गाड़ी से कम्यूट टू वर्क करना है, प्राइमरी आपकी यही बाइक रहेगी तो मत लीजिए। सेकेंडरी बाइक आपके पास एक होनी चाहिए। ये जब आपको जो है, जो स्टाइल है, लुक्स है, उसके ऊपर जाके आपको लेना है तो मे बी, बट उसके बाद भी आपको ये प्रॉब्लम आ जाएगी, सर्विस का प्रॉब्लम। गाड़ी आपके पास, जैसे कि मैंने बताया ना, अगर कोई भी असेंबली का एक भी स्क्रू अगर मिस होता है तो पूरा असेंबली चेंज करके देते हैं वो लोग, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। मतलब वो लोग ये बता देंगे कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको महीने तक जो खर्चा आएगा ना, वो कोई नहीं गिनता। क्योंकि मेरे को पर्सनली 35,000 का लॉस हुआ है ये गाड़ी के पीछे। जब ये गाड़ी 1 मंथ वहाँ पे थी, मैं जॉब नहीं जा सका, ये गाड़ी की वजह से मेरे को सैलरी नहीं आएगी, लेकिन मेरे को EMI इसका बराबर बनना पड़ेगा। और ये गाड़ी अपन सोचते हैं ना, पेट्रोल की गाड़ी नहीं है, इलेक्ट्रिक की गाड़ी है, पैसा बचाएगी, लेकिन अभी हैदराबाद में सीन ऐसा है, जो भी इसने गाड़ी ली है इलेक्ट्रिक गाड़ी, उसको पैसा बच रहा नहीं, उसको उल्टा पैसा लग रहा है, उल्टा उसको लॉस लग रहा है। इसके लिए, क्योंकि आपको जब ये गाड़ी शोरूम पे रहेगी तो डेली आपको जाना पड़ेगा शोरूम पे, जाके आपको रिपोर्ट लेनी पड़ेगी कि क्या हुआ। क्योंकि आप कॉल पे जो फैसिलिटी आपको पूरे नेशन वाइड है, यहाँ पे नहीं है। हमेशा आप कॉल करोगे स्विच ऑफ रहेगा। जितने भी आप नंबर्स लोगे ना, जितने भी सर्विस टेक्नीशियंस हो गया, सेल्स हो गया, किसका भी रहेगा, आपको हमेशा नंबर स्विच ऑफ ही मिलेगा। स्पेशली मैं बोलना चाहता हूँ रिवॉल्ट वालों से, कुछ तो करो यार। हैदराबाद का आप सर्विस सेंटर या शोरूम जिस डीलरशिप को दिया है या कुछ भी है, वो लोग इतना केयरलेसली हैंडल कर रहे हैं कस्टमर्स को, मतलब क्या ही बताएं। कस्टमर सर्विस में जो फ़ोन कॉल रिसीवर रहता है, कोई नहीं है वहाँ पे। अगर किसी ने फ़ोन उठा भी लिया ना, वो लोग थोड़ी देर बात करेंगे, उनको अगर कंप्लेंट नहीं समझ में आ रही, वो लोग बाजुक रख देते हैं। मैं वहाँ पे प्रेजेंट था, मैंने कॉल कराया और देखा, मैंने लाइव देखा कि वो लोग सेम हमेशा बार बार करते हैं। मतलब एक के साथ या 2 कस्टमर के साथ नहीं कर रहे हैं, हर कस्टमर के साथ इनका सेम बिहेवियर है। कॉल उठाएंगे, अगर उनको नहीं समझ में आ रहा क्या बोलना है, होल्ड पे नहीं लगाएंगे, म्यूट नहीं करेंगे, बाजुक रख देंगे फ़ोन। कस्टमर अपने आप से थक के, हार के वो फ़ोन कट करेगा, वापस कॉल करेगा, सेम रिपीट्स ऑन रिपीट्स। उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको आदत हो गई है, वो अच्छे से प्रैक्टिस हो गया उनको। मगर अपने को टाइम और वेस्ट, अपना मेन जो है ना, मेरे को ये गाड़ी लेने के बाद में बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया है। मतलब ये पूरे गर्दन के पूरे रगा खींच रहे। जब भी गाड़ी चलाते हैं ना, कब बंद हो जाती है, डर लगता रहता। मैं फैमिली के अगेंस्ट, जितने भी लोग मेरे को जानते हैं नियर एंड डियर, सबके अगेंस्ट जाके मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी लिया। क्योंकि गाड़ी अगर अच्छी है तो उसको चेक करना चाहिए। ये कोई ब्रांडेड कंपनी से नहीं आता, टाटा, TVS, लेकिन रिवॉल्ट कभी सुना नहीं था नाम। फिर भी एक चांस बनता है, लेके देखते हैं। यूट्यूबर्स ने इतना अच्छा रिव्यू दिया है, लेकिन अब लेने के बाद में पछता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पछता रहा हूँ। ये बहुत बड़ा, ज़िंदगी में स्कैम्स से बहुत ज़्यादा दूर होते रह रहा हूँ मैं, लेकिन ये ऐसा बड़ा स्कैम है जिसमें मैं फंस गया। मतलब ज़िंदगी में किसी ना किसी स्कैम में अगर फंसना है तो ये इसमें फंसना है। देखो, बहुत बड़ा स्कैम है, मत लीजिए गाड़ी प्लीज़। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आपने देखा फ्रस्ट्रेशन एक ओनर का, और काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं ओनली बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द चीज़ जो उन्होंने बोली है इम्तियाज़ भाई ने, वो मोस्ट ऑफ द चीज़ जो है इसकी वो सर्विस को लेके है। और एक बहुत शॉकिंग चीज़ है कि यार गाड़ी दे रहे हैं तो साथ में चार्जर बाद में दे रहे हैं, तो ये कौन सी बात हो गई, ये समझ में नहीं आया मुझे। और या तो आप डिलीवर मत करो गाड़ी, और अगर देना है आपको, अगर बाइक की डिलीवरी करनी है तो उसके साथ यार मेन चीज़ है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल है यार, तो इसके साथ चार्जर नहीं दोगे तो चलाएगा क्या। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि रिवोल्ट को इन सब चीज़ों पे सोचना चाहिए। अपना सर्विस नेटवर्क मजबूत करें, अपने टेक्नीशियन जो है वो ज़्यादा बेटर करें, और इसके अलावा जो है जो कमिटमेंट टुवर्ड्स कस्टमर,
अगर आप फुलफिल कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो आप बुकिंग अपनी जो है सो 2 महीने 6 महीने के लिए रोक दो, लेकिन कम से कम जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनके लिए तो बेटर सर्विस दो, इतना ज़रूर होना चाहिए। और अब इस बाइक को जो है एक बार राइड करके देखते हैं कि 2022 मॉडल है ये, तो राइडिंग में इसका क्या कंफर्ट है नहीं है और क्या चीज़ें हैं, तो एक बार इस बाइक को राइड करते हैं और देखते हैं। फ्रेंड्स, राइड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये पूरा जो आपका ये रिवोल्ट जो बाइक है, वैसे बाइक पूरी ही होती है, तो ये जो बाइक है ये 2022 मॉडल है और ये 3 महीने पुरानी है। 1 महीना जैसा कि बताया, जो ओवरऑल फीडबैक आपको मिल ही गया होगा। सस्पेंशन के बारे में सभी बोल रहे हैं कि इसका सस्पेंशन अगर बात करें तो सस्पेंशन बहुत अच्छा है इसका, चाहे रियर हो या फ्रंट हो, और सस्पेंशन बहुत अच्छा है, उसको भी हम एक बार टेस्ट करेंगे और मोड भी अलग अलग है, उस पर चला के देखेंगे। तो बैठते हैं और देखते हैं। तो एक चीज़ जो आप जब बाइक पे बैठते हैं ना, तो एक जो इसकी चीज़ है, जिनकी भी हाइट कम है उनके लिए ये थोड़ा सा इशू हो सकता है, क्योंकि ये बाइक जो है काफ़ी ऊंची है। अगर आप इसकी हाइट देखोगे तो ये बाइक काफ़ी ज़्यादा ऊंची है। अब 5'9" पे भी अगर आप देखोगे तो मेरे पैर पूरे फ्लैट आ जा रहे हैं, बट थोड़ा सा मैं ऊपर ऐसे रख रहा हूँ, चाहूँगा तो फ्लैट हो जाएंगे। बट जिनकी हाइट थोड़ी, अगर मुझे लगता है 5'4", 5'3" है, तो उनको थोड़ा इशू हो सकता है राइड करने में। टर्निंग में बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है, तो उनको इशू हो सकता है टर्निंग में, जैसा कि बता रहे हैं टर्निंग में इशू हो सकता है करने में। हालांकि हाइट बहुत अच्छी है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो हैंडलिंग, मतलब जो हैंडल के लिए जो है, तो आपका स्ट्रेट रहेगा और कंफर्ट जो बैठने का है, तो एक स्पोर्टी बाइक का जो होता है, स्पोर्टी बाइक टाइप से है आपको, और स्पोर्टी बाइक का जो फील होता है, यानी उसी टाइप से आप इसमें जब बैठते हैं तो है। इसके अलावा ये आपके स्विचेस, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी कवर किया हुआ है स्विचेस को, तो यहाँ पे हो जाता है ये आपको जो है मोड्स अलग अलग मिल जाते हैं। ये राइड से पहले सबसे पहले देख लेते हैं की। तो की ये हो गया, ये आप देख सकते हो इस टाइप का आपको इसमें दिए हुए हैं, लॉक अनलॉक और पावर बटन, और प्लस ये हो गया इसका इग्निशन की। तो आप क्वालिटी ये सब जो है अपने हाथ में जब लोगे तो आपको पता लग जाएगा इसके कि क्या क्वालिटी है। तो जैसा कि आपको सभी को पता है कि यार की से ही ये जो है बाइक स्टार्ट हो जाती है, तो इसके लिए बस आपको पावर बटन ऑन करना है। तो ये इसका पावर बटन है, इसको प्रेस किया और ये देखो, और ये जो इसका डिस्प्ले है ये यहाँ पे ऑन हो गया। और किस तरह का आपको ये वेलकम करता है वो आप देख सकते हो। एक बार दोबारा से देखते हैं। तो ये ऑन हो गया, और इसको बंद करेंगे तो आप, ये बंद हो गया, डिस्प्ले चला गया यहाँ पे। तो ये लॉक है, एक बार दोबारा से लॉक से अनलॉक करते हैं इसको, और देखो आप क्या क्या दिख रहा है इसमें। तो बैटरी की इन्फॉर्मेशन, प्लस आपको कितना इसमें जो है टेम्परेचर से लेके बैटरी कितना अभी % बचा हुआ है, कितने किलोमीटर कवर्ड है, तो वो सब इन्फॉर्मेशन आपको इस डिस्प्ले पे यहाँ पे मिल जाता है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक यार वाइज़र भी लगा देते हैं ना रिवोल्ट, तो ज़्यादा अच्छा हो जाता। एक तो इसका प्रोटेक्शन भी हो जाता, क्योंकि बारिश और इन सब चीज़ से जैसा कि हो सकता है इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो जाए यहाँ पे, तो वाइज़र लगा देता है इस तरह से, अगर विंडशील्ड टाइप से कुछ, तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता। खैर की अब ज़रूरत नहीं है, तो की को मैं जेब में रख सकता हूँ। और फंक्शन जो है इस पर आपको ये रह गया कि ये जो है नॉर्मल मोड है, सेकंड आपका जो है इको मोड हो गया, और थर्ड आपका पावर मोड है। एक जो बोल रहे हैं टी मोड, जो ओनर है वो, उनको भी नहीं पता है कि क्या है, और बोलते हैं मैंने कोशिश भी की टी मोड को करने की, लेकिन ये टी मोड पे जाने के बाद भी जो है 2 पे चला जाता है, वो आज तक समझ नहीं पाए हैं इसको। और ये रुकता नहीं है, उसको प्रेस करके रखना पड़ता, मतलब पुश करके रखना पड़ता। तो ये स्टेप बाय स्टेप 1 पे, 2nd पे, 3rd पे जाता ना, लेकिन टी पे नहीं जाता, इसको पुश करके रखना पड़ता। तो आप ये देख सकते हो कि ये चीज़ बता रहे हैं, और टी मोड पे बोल रहे हैं कि ये काम नहीं करता। अगर आपको पता हो तो कमेंट में बताना। फिलहाल ब्रेक जो है यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है ब्रेक, क्योंकि यहाँ नहीं है, दोनों ब्रेक आपके हाथों में ही है। तो राइड करते हैं, और ये बाइक राइड के लिए रेडी है। लेकिन आपको एक जो ये स्विच किल किया हुआ था, अभी ये ऑन हो गया। अब देखो आप, जैसे हल्का रेस दिया, अभी मेरा जो मोड है मैं देख लूँ, मेरा फर्स्ट मोड पे है, यानी नॉर्मल मोड पे है। और मैं इसको जो है रोड के उस साइड में, क्योंकि पिछली वीडियो में लोगों ने बोला था कि यार थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखो, तो बिल्कुल रखता हूँ। और थैंक यू सो मच आप लोगों के कंसर्न के लिए। और इस जगह पे लाने का भी रीज़न ये है कि थोड़ा रोड ख़राब है, तो मैं इस रोड पे जान के आया हूँ। थोड़ा सा रोड ख़राब है, इसके शॉकर के बारे में बोलते हैं अच्छा है, तो एक बार ज़रा शॉकर टेस्ट कर लेते हैं कि कैसा है। और ये आप देखो, तो अगर ख़राब रास्ते से भी जा रहे हैं तो हाँ, आपको फील बुरा नहीं आता है। तो ये सब ठीक है। अभी मैं सिर्फ इसको नंबर 1 यानी कि उसी मोड पे चल रहा हूँ, और यानी नॉर्मल मोड पे चल रहा हूँ। कंफर्ट में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम मुझे अभी तक तो नहीं लग रहा है ऐसा। अब इतनी दूरी में कंफर्ट कितना बता सकूँ, लेकिन हाँ ठीक है, अच्छा है। और लेकिन बीच बीच में मुझे ऐसा लगा कि यार ये कहीं ना कहीं पावर लैग कर रही है, कहीं ना कहीं, या तो मेरी मतलब
ऐसा मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पावर लैग कर रही है, या तो मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। बीच में रह रहे छोड़ दे रही है पावर। और अभी फिर से अभी नॉर्मल मोड पे ही हूँ। जब आप इसको लो मोड पे करते हैं, यानी जब आप इसको जब इसका थ्रॉट जो है बिल्कुल डाउन कर देते हैं, उसके बाद ये बाइक पावर लेने में थोड़ा सा टाइम ले रही है। ये नहीं है कि बिल्कुल डायरेक्टली पावर उस समय दे रही है, बिल्कुल नहीं है। और ये जो है एक टाइम ले रही है, ये देखो झटके दे रही है बाइक। तो ये ज़रूर है कि देखो अब फिर से चली, लेकिन जैसे इसको आप लो मोड पे कर रहे हो ना, बिल्कुल डाउन कर दे रहे हो, तो ये देखो छोड़ दे रही है, ये पावर बिल्कुल नहीं दे रही। तो ये इसका एक फीडबैक ओनर ने भी दिया था और मुझे भी लगा। अब इसको मैं थोड़ा स्पीड करता हूँ और मैं इसको नॉर्मल मोड पे किया, तो अभी देखो 47 की स्पीड पकड़ ली इसने। और थोड़ा और बढ़ते हैं आगे। अब मैं इसको जो है सो 64 तक की स्पीड में गया, ब्रेक लिया। यार ब्रेक जो है मतलब आप लेते हैं तो टायर जो है ज़रूर इसके जो है सो थोड़े से फ्रिक्शन हुआ है टायर में। और एक जो बाइक राइड करने में आपको लगता है कि आप नीचे ब्रेक खोजते हैं, वो आपको नहीं मिलता है, तो ये ज़रूर है। और मुझे एक जो दूसरी चीज़ लगी कि ये कहीं ना कहीं पावर लैग कर रही है, शायद इस पर्टिकुलर मॉडल में ऐसा हो, इसीलिए जो कस्टमर है वो थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड है इस चीज़ को लेके। तो वो कहीं ना कहीं जो लैकिंग ज़रूर हो रही है। इसके अलावा तो मुझे इसमें और कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। लेकिन देखो यहाँ पर भी इसने जो है पावर छोड़ दिया बिल्कुल ही। ये गेन करती है दोबारा से जाके। मैं इसका मोड चेंज करता हूँ और मैं इसको जो है फर्स्ट में डालता हूँ, यानी कि जो इसका नॉर्मल मोड है, लेकिन कहीं ना कहीं पावर लैग ज़रूर कर रही है। फ्रेंड्स मुझे इस बाइक का ये ज़रूर यार थोड़ा सा ज़रूर लग रहा है कि बाइक जो है लैग कर रही है बहुत ज़्यादा, जैसे चल रही है अभी। और मैं इसको अभी नॉर्मल मोड में ही चला रहा हूँ, 30 के स्पीड में है। और मैंने फुल रेस दे दिया, इसका फुल रेस दिया हुआ है। और बीच बीच में पावर लैग कर जा रही है। ये 40 तक गई है, फुल रेस नॉर्मल मोड में जो है 40 जा रही है। और जब आप रोकते हो ना, जैसे सपोज आपने यहाँ रोक दिया और रोकने के बाद जब आप फिर से रेस दे रहे हो, तो अभी जैसे सडन इसने रेस पकड़ लिया और फिर रोकता हूँ। अब देखो, अब जो है ये रेस देने के बाद भी जो है पावर लैग कर रही है और कभी निकल रही है और फिर रुक रही है। ये थोड़ा इशू पर्टिकुलर अगर इस मॉडल में है तो मुझे नहीं पता, बट ये चीज़ ज़रूर है कि जो ओनर है अगर फ्रस्ट्रेटेड है इन चीज़ों से, तो ज़रूर इस चीज़ पर रिवोल्ट को सोचना चाहिए और सोच के काम ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि यार अब मैंने अभी इसको इतना ही राइड किया है और जो मुझे देखनी थी चीज़ें वो मैंने देख लिया कि यार पावर लैग कर रही है बाइक एक मोड पे जाने के बाद। और आपको फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है अगर आप चल रहे हो और बीच में अगर ट्रैफिक में ऐसा होता है, तो ज़रूर वहाँ पे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग ज़रूर रहता है ये। इसके अलावा बाइक के बारे में मैंने पहले भी लोगों का रिव्यू लिया हुआ है, तो इस तरह का नहीं था। अगर इस पर्टिकुलर मॉडल पे है तो ज़रूर रिवोल्ट को सोचना चाहिए कि यार इसको हम कैसे करके ख़त्म करें, यानी कि ये प्रॉब्लम जो है ये रिजॉल्व करें और सॉल्व करें। और ज़रूर इस पे रिवोल्ट को सोचना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने बहुत हार्ड अर्न मनी कहीं देते हो तो यार आपको सर्विसेज नहीं मिलते हैं तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो ज़रूर रिवोल्ट को इस चीज़ पे सोचना चाहिए। और बाकी जो भी चीज़ है, जब कभी भी आप कोई भी इस तरह का प्रोडक्ट लेते हो तो ज़रूर सोच के समझ के विचार करके तभी ले। देखो इम्तियाज़ भाई, मैंने इस बाइक को राइड कर लिया यार, सब कुछ ठीक है, लेकिन यार एक चीज़ फीडबैक मुझे भी इसका लगा कि आप इसको कैसे हैंडल करते हो। चलते चलते बाइक सही में रुक जाती है क्या? क्योंकि मुझे ये बार बार रुक जा रही है, बिल्कुल पूरा थ्रॉट करने के बाद भी बाइक आगे नहीं बढ़ती है और ऐसा लगता है कि यार पीछे से कोई आके ठोक देगा तो क्या होगा। तो आपका क्या मतलब इस पर फीडबैक है? आप बहुत मुस्कुरा रहे हो, इसका मतलब या तो आपने फेस किया है या फिर आपके पास कोई और जुगाड़ है इससे बचने का। तो ज़रा मुझे बता दो, क्योंकि रियली यार ये बहुत थोड़ा सा वियर्ड सा है ये। मुस्कुराने की वजह ये है, एक्चुअली मैं नियर टू डेथ जैसा सिचुएशन फेस कर चुका हूँ। 65 या 60 समथिंग चेंज पे था, मैं स्पीड भगा रहा था गाड़ी, मेरे पीछे एक ट्रक आ रही थी और मैं जैसा मतलब गाड़ी स्पीड था ना 65, एकदम पूरा कट ऑफ हो गया, मतलब शट डाउन, ना लाइट आ रही है ना डिस्प्ले ना कुछ। रेस टोटल तो फिर जाहिर सी बात है कुछ नहीं कर सकते। वो इतना जोर से हॉर्न मार के मेरे जस्ट पीछे आके रुका ना, मतलब जैसे दिल पूरा मुंह तक आ गया था, कलेजा हार्ट अटैक वाली सिचुएशन थी। मेरे को इतना मतलब लेफ़्ट लेना था, लेकिन इतना कंफ्यूज हो गया मैं राइट लूँ क्या लेफ़्ट लूँ। ये बहुत ज़्यादा टॉर्चर वाला सिचुएशन था। उसके बाद जाके मेरा ये फ्रस्ट्रेशन जागा, वरना तो वैसे नॉर्मल रुकता था गाड़ी,
बटन एक बार नीचे ऊपर कर लिया, कुछ एडजस्ट हो गया या फिर स्टार्ट हो जाता था। लेकिन ये जो सिचुएशन हुआ ना, इसके बाद में मैं ट्राई किया कि लोगों को अप्रोच करूँ और मत लेने के लिए सजेस्ट करूँ, क्योंकि अगर ऐसा होगा ना तो बहुत ज़्यादा रिस्क है। अगर कभी बारिश में गड्ढे में अगर जाके गिर जाता है ना तो वो भी रिस्क है। इतना वीडियो बोलने के बाद में भी बहुत से चीज़ें मेरे छूट गए, मैं बोलना चाहता हूँ। तो इम्तियाज़ भाई सब कुछ हो गया, एक बार आप इसकी रेटिंग बता दो कि अगर 10 में से कितना 10 आउट ऑफ क्या दोगे आप इस बाइक को, अगर कोई लेना चाहे तो? अगर 10 आउट ऑफ वॉट क्वेश्चन है, 10 में से रेटिंग मैं इसको, जैसे कि ये गाड़ी नंबर 1 है तो 1 नंबर गाड़ी का देना चाहूँगा और 9 माइनस करना चाहूँगा सर्विस की वजह से। जो इसका मतलब जो भी ख़राब होता है, देखिए गाड़ी तो हर एक ख़राब होती है, लेकिन ख़राब होने के बाद एक महीना 2 महीना गाड़ी वहाँ पे रहेगा तो कैसा चलेगा। इसके लिए 10 में से 1, क्योंकि गाड़ी नंबर 1 है, 10 आउट ऑफ 1। ओके, थैंक यू। ये भी हेल्प करेगा लोगों को डीजल लेने में। तो आई होप आपको रिवोल्ट की एक ओनरशिप रिव्यू ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।